बॉनजोर मित्रों। तो आपका स्वागत है बारबेरियन क्वेस्ट के तीसरे पार्ट में। पिछले पार्ट में यूरिक और उसकी टीम पे एरो से हमला हो गया था, और अगर आपको इससे ज़्यादा बैक स्टोरी जाननी है तो जाके पिछला पार्ट देखो। तो आज के पार्ट की शुरुआत होती है तो उनके ऊपर एरो से हमला हो रहा होता है, तो काफ़ी लोग इंजर्ड हो जाते हैं। तो डोनवान एक पर्सन की मदद करता है और उनमें मोटिवेशन बढ़ता है कि अपने वेपन्स उठाओ और सही से लड़ो अगर तुम ये अपनी लास्ट फाइट नहीं बनाना चाहते। तो डॉनवान रल्लो, पॉल और बाजॉन्ड को ऑर्डर देता है कि दो लोगों को और लेके दाहिने की साइड से आगे बढ़ो और वहां मेरे सिग्नल का इंतजार करो। बेसिकली डॉनवान का प्लान है कि वो दो टीम्स में सेपरेट हो जाएंगे और उनको घेर लेंगे। डॉनवान अपने साथ गिक्स और नेल्सी को लेके जाता है, तो वो लोग झाड़ियों में छुपते छुपते जा रहे होते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता कि कितने एनिमीज ने उनके ऊपर हमला किया है। डॉनवान सोचता है क्या मुझे भी भाग जाना चाहिए था, लेकिन छुपते छुपते इतनी आगे आने के बाद अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। और डॉनवान के चेहरे की ये स्माइल, पक्का इसे फाइट में बहुत मजा आता है। एक और बंदा है जिसे फाइट में बहुत मजा आता है, लेकिन वो इस समय जेल में है। डॉनवान गिग्स को ऑर्डर देता है कि जल्दी अपने स्पीयर रेडी करो, जैसे ही वो लोग अपने एरोज वापस से भरने जाएंगे वैसे ही हम उनके ऊपर हमला कर देंगे। और डॉनवान सोचता है कि पक्का वो लोग नंबर्स में ज्यादा नहीं होंगे, वरना वो फ्रंट से अटैक करते। और फिर डॉनवान और उसकी टीम एनिमी पे हमला कर देती है, लेकिन उन्हें काफी दिक्कत हो रही होती है लड़ने में। उतने में एक बंदा चिल्लाता है, मार दो, सबको मार दो, मैं सबको डबल पैसा दूंगा। एंड ये वही अपना नोबल जिसकी काउंट के सामने बेइज्जती हो गई थी और उसने अपने चैंपियन को शेर के सामने फेंक दिया था मरने के लिए। उसी ने डॉनवान और उसकी ग्रुप पे हमला किया है। डॉनवान सोचता है कि अगर हम इस नोबल को पकड़ लें तो हम एडवांटेज में हो सकते हैं, लेकिन ये साला सबके पीछे छुपा हुआ है एंड डॉनवान के ग्रुप के बहुत सारे लोग डर के भाग चुके हैं। तो डॉनवान इस समय यहाँ आउटनंबर्ड भी है एंड वो पीछे देखता है और अपना स्वयं सबको मजे में काटे पड़ा है। डॉनवान सोचता है कि मुझे भी भाग जाना चाहिए था, लेकिन तभी वो सामने देखता है एंड यप इट्स आवर बॉय यूरिक। यूरिक सबको मारते काटते एकदम मजे में आगे बढ़ता है। उतने में डॉनवान यूरिक से ट्रियोस को पकड़ने के लिए कहता है, तो यूरिक कहता है, डॉनवान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की, और डॉनवान की तरफ अपना एक्स थ्रो करता है। डॉनवान सोचता है उसका खेल खत्म, ये एक्स जाके सीधे उसके सर में लगेगी, लेकिन यूरिक का निशाना डॉनवान नहीं बल्कि उसके पीछे का एक एनिमी था। यूरिक कहता है मुझे ऑर्डर देना बंद करो और सही से लड़ो। एंड यूरिक को इस लड़ाई में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। यूरिक एक एक करके सबको मारते हुए आगे बढ़ता है और ट्रियोस की गर्दन पकड़ लेता है एंड ट्रियोस के हॉस्टेज बनते ही सब अपना वेपन्स थ्रो कर देते हैं। तो फिर ट्रियोस अपनी जान की भीख मांगता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, मैं एक एरिस्टोक्रेट हूँ, मेरे पास अधिकार है कि मैं पैसों के बदले अपनी रिलीज करा सकता हूँ। तो डॉनवन पैसों के बदले उसे छोड़ने के मूड में है। और बैकमैन भी कहता है कि एक नोबल को मार के हमें कोई फायदा नहीं होगा, भले ही हमने सेल्फ डिफेंस में मारा है। बट यूरिक उसे छोड़ने के मूड में नहीं है। यूरिक कहता है कंपनी, हॉरस मर चुका है और मैंने उसे वादा किया है कि मैं उसका बदला लूंगा। एंड हॉरस का चैप्टर यही क्लोज होता है। और उसके बाद ट्रियोस के भाड़े के टट्टुओं का भी। उसके बाद वो सभी बॉडीज को एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसको जला देते हैं एंड सन गॉड लो की प्रेयर करते हैं। यूरिक सोचता है कि यहाँ के लोग सोचते हैं कि मरने के बाद अगर बॉडी को प्यूरिफाई कर दिया जाए तो उसके बाद वो हेवन में जाती है और उसका पुनर्जन्म होता है। तो क्या इसका मतलब हॉरस भी इस दुनिया में वापस से जन्म लेगा? कुछ समय पहले मैंने उस अपने भाई से ये प्रॉमिस किया है कि मैं उससे मरने के बाद मिलूंगा, लेकिन हमारी आत्माएं यहाँ नहीं है। हमारी आत्माएं यहाँ एग्जिस्ट भी नहीं करती है। जो सन गॉड है वो ग्रांट करते हैं रीबर्थ को, और जो नॉर्दर्नर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि वो हिल ऑफ द स्वर्ड्स में जाएंगे। और मेरे लिए, इतने में यहाँ का सीन शिफ्ट होता है और डॉनवन और हॉरस लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब हम आगे क्या करेंगे। हॉरस के मरने के बाद अब हम ग्लेडिएटर्स भी नहीं रहे। डॉनवन कहता है कि अपना अपना पैसा लेते हैं और अपने रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन बैकमैन कहता है कि सबके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने घर वापस लौट सके, और जो इंजर्ड हो गए उनका क्या करें। और फिर सुबह होती है और यूरिक सोचता है कि मतलब अब हम लोग मर्सनरीज हैं। 3 दिन बाद का सीन और अभी भी यूरिक लोग यही बैठे हैं। यूरिक सोचता है कि ऐसे और दिन तक नहीं चल सकता। बैकमैन कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन हम जैसे बिना नाम वाले मर्सनरीज को कौन ही हायर करना चाहेगा। और बैकमैन कहता है कि हम 22 लोगों में सब के सब बुद्धू हैं, किसी को भी अपना दिमाग चलाना आता नहीं है और हम लगातार पानी की तरह पैसा बहाए पड़े हैं। एंड अब उन्हें हॉरस की एब्सेंस की फीलिंग हो रही है। उतने में यूरिक एक बंदे से पूछता है क्या तुम श्योर हो कि तुमने जो सुना है वो सही है? तो वो बंदा कहता है बिल्कुल, मैंने अपना बहुत सा समय बार में बिताया है और अगर ये गलत हुआ तो मैं खुद जाके उसे काट दूंगा। तो वो बंदा बताता है कि काउंट एगल्टन और काउंट मोरांडो के बीच में एक टेरिटोरियल वॉर होने वाली है, और जो पहली लड़ाई होगी वो इसी के आसपास होगी, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जहाँ लोग लड़ सकते हैं। तो यूरिक कहता है कि तुम्हारी बात पे यकीन करके हम लोग यहाँ 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं। तो फिर यूरिक और बैकमैन की बात होती है। तो बैकमैन कहता है कि यूरिक अगर ये फेल हो गया तो इसमें से बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे। एंड तभी यूरिक एक बात कहता है, या फिर हम डॉनवान को कैप्टनसी की पोजीशन दे दें। तो बैकमैन कहता है अगर हम डॉनवान को कैप्टन बना भी देंगे तब भी वो ज़रूर ट्राई करेगा कि तुम्हें एक न एक दिन उससे निकाल दे। तो यूरिक हंसते हुए कहता है
हमें डॉनवान की नीड है। वैसे भी वो दूसरों को कमांड देने में काफ़ी अच्छा है। हो सकता है कि वो मुझसे भी अच्छा कैप्टन हो। तो बैकमैन कहता है, आखिर वो आर्मी में क्यों नहीं रहा? एक इंपीरियल सोल्जर की लाइफ एक ग्लेडिएटर की लाइफ से तो बहुत अच्छी होती है। एंड उतने में यूरिक लोगों का खाना भी बन जाता है, तो सब खाने एकदम बैठे ही होते हैं। लेकिन उतने में वो बंदा चिल्लाता है, वो आ गए, वो आ गए, जल्दी चलो। एंड यूरिक को देखो, वो तो एकदम बस खाने वाला था, पर जाना तो है ही। तो सब अपना खाना छोड़ते हैं और निकल जाते हैं। तो वो लोग दूर से देखते हैं और देखते हैं कि हाँ, ये सच में वही आर्मी वाले हैं। तो क्रिम्सन ब्रियर वाला फ्लैग टेगल्टन का है, और जिसमें 3 गोल्डन त्रिशूल बने हैं वो मोरांडो का है। और दोनों के लगभग सोल्जर सेम ही होते हैं। दोनों साइड लगभग 100 आदमी हैं। तो यूरिक लोगों को बस किसी एक के साथ ज्वाइन करना है, और यूरिक लोग अपने गियर उठाते हैं और तैयार हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है मोरांडो पे, जो कि कहता है, वो साला हरामी टेगल्टन, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो अपने ग्रैंड फादर्स के टाइम के राइट्स को अब लेना चाहता है। ये फार्म लैंड की टेरिटरी लगभग 2 जनरेशन से मोलांडो की है। तो उसके साथ चल रहा हुआ क्लर्क बोलता है, लेकिन सर, ऑन पेपर ये डेगल्टन की ज़मीन है, तो उनके पास अच्छा रीज़न है आर्ग्यू करने के लिए। तो मोलांडो कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग के खरीदने के रिकॉर्ड्स प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हुए थे। छोड़ो, अब जो भी होगा लोगों के विश पे होगा। तो वो क्लर्क बताता है कि दोनों काउंट्स की टेरिटरीज और पॉपुलेशन दोनों सेम टू सेम है। तभी यूरिक के टीम का एक बंदा मोलांडो के पास पहुंचता है। तो मोलांडो पूछता है, क्या तुम्हें डेगल्टन ने भेजा है? तो अपना बंदा बताता है कि नहीं, मैं एक मर्सनरी टीम से हूँ। तो मोलांडो पूछता है, मर्सनरी टीम? कौन है उसका कैप्टन? तो अपना बंदा बताता है, उसका नाम यूरिक है, और वो पहले हॉरस की टीम का एक ग्लेडिएटर हुआ करता था। तो मोलांडो पूछता है, मैंने तुम लोग के बारे में कभी नहीं सुना। अच्छा बताओ, तुम लोग कितने लोग हो? तो अपना बंदा बताता है कि हम लोग 22 लोग हैं, और हम लोग फुली इक्विप्ड हैं वेपन से। तो मोलांडो का क्लर्क उसके कान में फुसफुसाता है कि सर, बेस्ट मर्सनरीज भी हमारे रेगुलर सोल्जर्स के बराबर होंगे, और 22 लोग काफ़ी होंगे इस लड़ाई का आउटकम बदलने के लिए। लेकिन मोलांडो एक बहुत अच्छी बात कहता है कि हम तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट क्यों करें, तुम लड़ाई के तुरंत पहले हमारे सामने आए हो। बट आवर बॉय इज फुल्ली प्रिपेयर्ड। वो कहता है, अगर आप हम लोग को हायर नहीं करेंगे तो हम लोग काउंट डिगल्टन के पास चले जाएंगे, क्योंकि हमारा एक दूसरा बंदा उस साइड भी सेम सजेशन दे रहा है। तो मुलांडो उसके सामने अपना तलवार निकालता है और कहता है, एक मेयर मर्सनरी की हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? तो अपना बंदा कहता है, ठीक है, अगर आप मना कर रहे हैं तो फिर मैं चलता हूँ, लेकिन इससे मुलांडो को बहुत घाटा होगा। तो मुलांडो उसको रोकता है और पूछता है, तुम्हें कितना चाहिए? फिर सीन शिफ्ट होता है, वो बंदा अपने टीम के पास पहुंचता है। तो यूरिक उससे पूछता है, क्या ऑफर्स दिए उसने? तो अपना बंदा बताता है कि मोलांडो 1 मिलियन सील्स पर पर्सन दे रहा है, और हम लूट में से आधा कोई भी सामान चूज कर सकते हैं। एंड दूसरा बंदा जो कि काउंट डेगल्टन के पास गया था, वो बताता है कि डेगल्टन पर पर्सन 2 मिलियन सील्स देगा, और वो हमारी कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग और पे करेगा। तो बैकमैन कहता है कि काउंट डेगल्टन का ऑफर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लूट अपने हिसाब से ले तो लेंगे, लेकिन उसे बांटने में बहुत झंझट होगी, और डेगल्टन हमें दुगना पे कर रहा है। तो यूरिक कहता है, ठीक है, तो चलो काउंट डेगल्टन के साथ चलते हैं। लेकिन स्वेन इसके खिलाफ है। स्वेन कहता है कि मुझे लगता है मोलांडो का ऑफर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डेगल्टन हमें दुगना पे करेगा। ऐसा नहीं है कि वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटे सीमा वाले टेरिटरी के काउंट के लिए बहुत ज़्यादा पैसे हैं, और उन्होंने कहा कि वो हमारी कंट्रीब्यूशन के अनुसार और पैसे देंगे ना। तो यूरिक भी सोचता है, वो हमारे जैसे अननोन मर्सनरीज पे इतने पैसे लुटाने का रिस्क नहीं लेगा। तो डोनवान भी कहता है, और दूसरे साइड काउंट मोलांडो की सजेशन ज़्यादा रियलिस्टिक है। तो स्वेन कहता है, बिल्कुल सही, सिंस वो हमें 2 मिलियन सील्स कैश में देंगे, तो काउंट डिगल्टन पूरी कोशिश करेगा हमारी पेमेंट को डिले करने के लिए, और या फिर लड़ाई खत्म होने के बाद वो हमें ही मार दे। और मैंने सुना है कि काउंट डिगल्टन ने ही ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट किया है, मतलब वो काफ़ी लालची है। तो यूरिक कहता है, मैं इस बूढ़े आदमी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, तुम लोगों का क्या कहना है? जिसको जिसको भी मोलांडो के साथ जाना है वो अपने हाथ उठाओ। एंड यप, सबके सब मोलांडो की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। सीन शिफ्ट होता है डेगल्टन पे, और डेगल्टन कहता है, वो बेवकूफ़ मोलांडो, वो सोचता है कि कुछ मर्सनरीज हायर करने से वो वार की सिचुएशन बदल देगा। उसने सोचा भी नहीं होगा कि मेरा सौतेला भाई मर्सनरी टीम का कैप्टन है। तो उसके बगल में खड़ा हुआ आदमी बोलता है, मुझे भी हैरानी हुई कि आपका सौतेला भाई सिल्वर लायन मर्सनरी टीम का कैप्टन है। उसकी वजह से हम 20 हैविली आर्म्ड सोल्जर्स खरीद पाए, और उनके सोल्जर्स ज़्यादातर फार्मर्स ही हैं। अगर उन्होंने मर्सनरीज को खरीद भी लिया है तब भी उनका कोई मैच नहीं है हमारे 50 हैविली आर्म्ड सोल्जर्स के सामने। और जो सिल्वर लाइन मर्सनरी टीम है वो वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड मर्सनरी टीम है। तो डेगल्टन भी कहता है कि सही में मुझे नहीं लगा था कि मेरा सौतेला भाई, जो कि 10 साल पहले यहाँ से भाग गया था, वो मर्सनरी टीम का कैप्टन बनेगा। तभी वो बंदा कहता है, माय लॉर्ड पीछे हो जाइए, एरोज आ रहे हैं। डेगल्टन कहता है कि एलियन, ये फार्म लैंड मैं तुम्हें गिफ्ट में दूंगा। वेट अ सेकेंड, ये ही है या सी है? फिर लड़ाई शुरू होती है, और मोलांडो सोचता है कि डेगल्टन के पास हमसे दुगने आर्म्ड सोल्जर्स हैं, हमें इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी।
अगर हमने मर्सनरीज को हायर नहीं किया होता तो हम ऑन द स्पॉट हार जाते, लेकिन ये हैविली आर्म्ड सोल्जर्स हैं। भले ही मर्सनरीज उनके पास एक्सपीरियंस हो, लेकिन वो लाइटली आर्म्ड है। भले ही हमारी नंबर सेम हो, लेकिन हम डिसएडवांटेज में हैं। फाइट चल रही होती है और यूरिक कहता है हम लेफ्ट विंग संभालेंगे, और सबसे ज़्यादा स्वेन को मज़ा आ रहा होता है। वो कहता है वार, इतने सालों बाद जल्दी मेरी तरफ आओ और मुझे इस हिल ऑफ द स्वर्ड्स में भेजो। यूरिक सोचता है हिल ऑफ द स्वर्ड्स, स्वेन को मौत से डर नहीं लगता। वो सर्टेन है कि वो हिल ऑफ द स्वर्ड में जाएगा मरने के बाद। डॉनवान भी चिल्लाता है सब स्वेन के पीछे चलो, एनिमी का कैंप कोलैप्स्ड हो चुका है। एंड स्वेन पागलों की तरह सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा है। उतने में डेगल्टन चिल्लाता है जल्दी हॉपलाइट्स को उधर भेजो। उसके हैविली आर्म्ड सोल्जर्स उधर साइड पहुंचते हैं। यूरिक उनकी तरफ देखता है और कहता है अच्छा तो ये हैं एलिट्स। इनकी लड़ाई शुरू होती है और अपना स्वेन सबसे आगे है। वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है ऐसे ही मेरे दोस्तों आगे बढ़ते रहो। एंड अपनी टीम इनको भी बहुत आसानी से मारते हुए आगे बढ़ती रहती है। तभी यूरिक की तरफ एक बंदा अपना स्पीयर फेंकता है और यूरिक उसे डॉज कर लेता है और कहता है हे मैं अभी एकदम मरने वाला था। वो सोल्जर कहता है कैसे, आखिर कैसे तुमने मेरा स्पीयर बिना देखे ही डॉज कर लिया? क्या तुम्हारे सर के पीछे भी दो आंखें हैं? तो यूरिक मजे में कहता है जब तुम एक हेलमेट पहनते हो तो तुम्हारे सेंसेस ब्लंट हो जाते हैं, और सेंस एक वॉरियर के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है। इतना कहते ही यूरिक उस पर क्लोजअप करता है और उसे मार देता है। डेगल्टन की भी ये देख के फट चुकी है और एलियन कहता है उनके साइड अमेजिंग वॉरियर्स हैं, हमारी इंटायर फॉर्मेशन उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी। डेगल्टन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो क्या करे। वो ऐसे अब पीछे भी नहीं भाग सकता। तभी यूरिक की नजर डेगल्टन पे पड़ती है और वो उसकी तरफ भागता है। सोल्जर्स उसको रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो सबको डॉज करते हुए तेजी से निकलता है। और क्योंकि उसे डेगल्टन को जिंदा पकड़ना है, इसलिए वो एक्स के हैंडल साइड से उसे मारने की कोशिश करता है। पर डेगल्टन के सामने एलियन आ जाता है एंड एलियन का खेल खत्म। एलियन कहता है प्लीज यहाँ से भाग जाइए माई लॉर्ड, आई लव हैं। एलियन ही नहीं सी है। और डेगल्टन रोते रोते वहां से भाग जाता है, लेकिन वो कहता है मैं इसका बदला जरूर लूंगा। फिर रात का सीन और यूरिक सोचता है आखिर सभी सोल्स जाती कहाँ है? क्या वो सन गॉड के साइड जाती हैं और वापस से जिंदा हो जाती हैं? आखिर मरने के बाद क्या होता है? दूसरी साइड डेगल्टन एकदम पागलों की तरह रोते हुए कहता है लो हो लो, क्या एलियन आपकी साइड आ चुकी है? वो कब वापस से जिंदा होगी और मैं कब उससे मिलूंगा? प्लीज मुझे बताइए। तो आज का पार्ट यहीं तक। इसके आगे डेगल्टन कैसे इन लोग से रिवेंज लेगा, ये सब हम देखेंगे आगे के पार्ट्स में। तब तक के लिए